हुक्स लॉ। प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने के बाद हुक्स लॉ देखेंगे और जरा बात करते हैं कि हुक्स लॉ में हमें क्या पढ़ना है। अब जरा नाम से तो फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं फर्दर मैकेनिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हुक्स लॉ। अब आपको एग्जाम में किस तरह के सवाल आएंगे, आप उनको किस तरह सॉल्व करना है, हुक्स लॉ का टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारा हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हुक के बारे में कि किससे रिलेटेड है। ये हुक्स लॉ रिलेटेड है आपकी इलास्टिसिटी के रिलेटेड। एक ऑब्जेक्ट में कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई भी आपके पास रबर बैंड है, वो कितना इलास्टिक है, ठीक है, उससे रिलेटेड है हुक्स लॉ। अब इलास्टिसिटी से भी किस तरह रिलेटेड है कि बेसिकली हुक्स लॉ हमें अलाउ करता है मेजर करना कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इतना खींचना है, या एक स्ट्रिंग को इतना खींचना है, एक रबर बैंड को इतना खींचना है, तो उसके लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी हम। ठीक है, तो हुक्स लॉ किस तरह रिलेटेड है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन लेंथ तक खींचना है, एक स्ट्रिंग को सर्टेन लेंथ तक खींचना है, एक हमारे पास जो भी चीज दी है उसको सर्टेन लेंथ तक अगर खींचना है, तो उसके लिए हमें कितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर होगी, उससे रिलेटेड है हुक्स लॉ। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला यूज किया जाता है इस चीज के लिए, हुक्स लॉ के लिए, कि अगर हमें फाइंड करना हो फोर्स, और जिसको हम कहेंगे टेंशन, इस फोर्स को क्या कहा जाएगा, इस फोर्स को कहा जाएगा टेंशन। ठीक है, जो स्ट्रिंग्स में फोर्स होती है वो क्या कहलाती है, वो टेंशन कहलाती है। ये टेंशन ढूंढने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, और वो है लेमडा एक्स ओवर एल। ठीक है, लेमडा एक्स ओवर एल। अब लेमडा क्या है, एक्स क्या है, एल क्या है, जरा ये पढ़ते हैं। ठीक है, लेमडा इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेमडा इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट कितना इलास्टिक है, एक स्ट्रिंग एक रबर बैंड कितना इलास्टिक है, उसकी क्वालिटी ऑफ इलास्टिकनेस। ठीक है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, तो उसकी लैम्डा की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, तो लैम्डा बेसिकली हमें शो करता है कि ऑब्जेक्ट में खींचने की कितनी फोर्स रिक्वायर होगी, खींचने की कुवत खींचने की। अगर लैम्डा बहुत हाई है तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब उसको हम नहीं, वो स्ट्रेचेबल नहीं, लैम्डा छोटा है तो मतलब वो स्ट्रेचेबल है। तो लैम्डा इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सही है, सिंबल को क्या बोलते हैं, लैम्डा। और ये होता क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्स क्या है हमारे पास, ठीक है, एक्स जो है वो एक्सटेंशन, एक्स क्या है, एक्सटेंशन। ठीक है, टोटल लेंथ माइनस माइनस नेचुरल लेंथ। यानी कि एक एक स्ट्रिंग की, एक स्प्रिंग, स्प्रिंग कहें, स्ट्रिंग कहें, उसकी जो लेंथ है, जो लेंथ हो गई है, या आप जो लेंथ करना चाह रहे हैं, उसमें से माइनस करा दो उसकी नेचुरल लेंथ। क्योंकि अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, उस पर कुछ भी ना हो रहा हो, उसको ऐसे छोड़ा हुआ हो, तो उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, और टोटल लेंथ होती है कि अगर आप उसको खींचा हुआ है तो उसकी लेंथ क्या है, अगर आपको खींचना चाह रहे हैं तो कितनी लेंथ का खींचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ होती है हमारे पास। और एल क्या होता है, एल इज द नेचुरल लेंथ। ठीक है, और टी क्या है, टी एक्सटेंशन।
तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, टेंशन इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स ओवर एल। लेमडा क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्स क्या होता है? टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन। क्या होती है? एक्सटेंशन। ठीक है। और एल क्या होती है? नेचुरल लेंथ। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम स्प्रिंग को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? इसको, स्प्रिंग को देख रहे हैं। ठीक है। तो स्प्रिंग हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि आप इसको दबा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग को इस तरफ और इस तरफ खींचा जाए, नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। इसको हो सकता है कि अंदर की तरफ दबाया भी जा सके। तो फिर ये एक्सटेंशन की जगह क्या आएगी? आपके पास कॉन्ट्रैक्शन आएगी, कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के मुकाबले मुकाबले वो कितना छोटा कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, अगर स्प्रिंग को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ तो वो 15 सेंटीमीटर का है, लेकिन जब मैंने उसको दबाया तो वो 12 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये जो बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप आया है, ये मेरी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। और मेरी एक्स की वैल्यू ये 3 हो जाएगी, नेगेटिव 3 नहीं, पॉजिटिव 3 हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर वो 15 सेंटीमीटर का था और खींच के मैंने 18 सेंटीमीटर का कर दिया, तो अब ये 3 सेंटीमीटर क्या है? मेरी एक्सटेंशन है। ठीक है। तो मैं इसको भी पॉजिटिव वैल्यू ही दूंगा। तो होपफुली ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ओके। तो हुक्स लॉ में पहला सवाल, पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि टेंशन हमारे पास कैसे निकाली जाती है, टेंशन होती क्या है। ठीक है। हुक्स लॉ क्या है बेसिकली? तो वो ये है हमारे पास, पहली चीज हमने इसके हवाले से, इसके रिलेटेड हमने पहली चीज पढ़ ली कि हमारे पास ये क्या है। अच्छा, साथ साथ लैम्डा के बारे में एक बड़ी खास बात बता दूं कि लैम्डा इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच, एक्सटेंड अ स्ट्रिंग या स्प्रिंग डबल इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं? टेंशन रिक्वायर्ड टू टू एक स्प्रिंग या एक स्ट्रिंग को उसकी डबल डबल स्ट्रेच करने के लिए, टू स्ट्रेच अ स्ट्रिंग और स्प्रिंग डबल इट्स नेचुरल लेंथ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है। बात क्लियर हो गई मेरी? कैसे? मैं जरा शो करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इफ नेचुरल लेंथ इज इक्वल्स टू एल। ठीक है। तो डबल आपने उसको स्ट्रेच कितना कर दिया? ठीक है। वी स्ट्रेच टू 2L। तो एक्सटेंशन कितनी हो गई? एक्सटेंशन हो गई 2 टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, ये एल हो गई। अब इसको फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला कहता है टी इज इक्वल टू लेमडा एक्स ओवर एल। एक्स की जगह आता है एक्सटेंशन, तो मल्टीप्लाइड बाय एल, एक्सटेंशन है एल, और नेचुरल लेंथ कितनी है? नेचुरल लेंथ एल है। कैंसिल हो जाए, क्या बच गया? लेमडा बच गया। ठीक है। होपफुली यहाँ से बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब जरा बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है। तो अगर एक हमारे पास स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? स्ट्रिंग को खींच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रस्सी से एक पत्थर बांध के लटका दिया। अब ये पत्थर रस्सी पे क्या कर रहा है? रस्सी को खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। पत्थर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, रस्सी उसको ऊपर रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना? तो वो उसके बीच में क्या है? वो है टेंशन। ठीक है। वो है टेंशन। हाँ, मेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा। ठीक है। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग था। ठीक है। मैंने इसमें बांध दिया है यूं करके, मैंने यूं करके बांध दिया है भाई इसमें एक पत्थर। ठीक है।
से ये आ गया एक पत्थर भाई, ठीक है, मैंने इसको बांध दिया है, ये बांध दिया है इसका, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है हमारा, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग। ये हमारा क्या है भाई, स्टोन। अब स्टोन क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। स्टोन क्या कर रहा है, स्टोन लगा रहा है नीचे की तरफ एक फोर्स, वो लगा रहा है नीचे की तरफ फोर्स, वेट, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग जो है ना, लेट से वो यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ पे एक किसी चीज से मैंने उसको बांधा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये पत्थर को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रिंग लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है टेंशन, ठीक है। अब हुआ ये कि दोनों सस्पेंडेड हैं, दे आर बोथ सस्पेंडेड, इनके अपनी जगह पे रुके हुए हैं, ये स्टेशनरी है, सही है। सस्पेंडेड यानी कि हवा में लटके हुए हैं, और ये स्टेशनरी रुके हुए अपनी जगह, ठीक है। तो भाई एक चीज इक्विलिब्रियम में कब होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, लफ्ज इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फोर्सेस आर इक्वल, ठीक है। यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स, ठीक है। और साथ में फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे गलत दिया, अपवर्ड इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स, सही बात समझ रहे हैं? जितनी फोर्स आगे की तरफ लग रही है, पीछे की तरफ भी उतनी लग रही है, जितनी फोर्स नीचे की तरफ ऊपर, तो अब ये इक्विलिब्रियम है, ये क्या कहलाता है, ये इक्विलिब्रियम होता है हमारे पास, ठीक है। वाह, मैंने इतना साफ तरीके से इक्विलिब्रियम कभी नहीं लिखा। ये ठीक है, फोर्सेस आर इक्वल, पहली बात ये, दूसरी बात ये, खैर, अब आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस पे। हमारे पास अपवर्ड फोर्स क्या है, टेंशन। टेंशन पत्थर को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, क्यों, क्योंकि पत्थर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, वो रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है वेट की वजह से। तो उसका जो वेट होगा पत्थर का, वो बराबर हो जाएगा हमारे पास ऊपर वाली टेंशन के, ठीक है। तो डायग्राम से समझेंगे, बोलेंगे वेट इज इक्वल टू टेंशन, क्योंकि सस्पेंड है, इक्विलिब्रियम में हमारे पास, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हमारे पास, सही है। अब वेट कैसे निकलता है, वेट निकलता है एम, और टेंशन कैसे निकलती है, टेंशन निकलती है हमारे पास लेमडा एक्स ओवर एल, इस तरह कर लो, ठीक है। तो होपफुली अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज सोच सकते हैं कि हमारे पास अगर इस तरह का सवाल होगा तो वो कैसे सॉल्व करना है, हम बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास इनटू जी इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, लैम्डा इनटू एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय नेचुरल। तो बात करें तो इस तरह करके, अब ये हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन, सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें जो भी निकालना है इसके लिए सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमें क्या करना है, फाइंड करना है लैम्डा, फाइंड करना है लैम्डा, तो ये एल वाला के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाला के डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा हो जाएगा एम जी एल ओवर एक्स, इस तरह, ठीक है। तो ये वाली बात मेरी होपफुली क्लियर हो गई हो। अब अज्यूम करें अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होता, इसको मैंने खींचा हुआ होता, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हैंग नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट को कोई चीज रोकी हुई है और फिर वो छोड़ देती है,
तो उस सूरत हाल में क्या होगा हमारे पास? उस सूरत हाल में ये होगा हमारे पास कि फोर्सेस अब इम्बैलेंस है, अनबैलेंस फोर्सेस है। ठीक है, फोर्सेस बैलेंस में नहीं है हमारे पास। सही है। तो उस वक्त ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा, क्योंकि वो मैंने खींचा और मैंने छोड़ दिया। क्यों मूव कर रहा होगा? जरा ध्यान से बात सुनो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक दीवार है। ठीक है? एक दीवार है, यहाँ पे से मैंने स्ट्रिंग अटैच होगा तो मैंने इसको खींचा। अब मैं इसको खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींचते खींचते यहाँ तक गया है। ठीक है, इस पे लेट से मैंने बांधा हुआ है अ, कुछ भी बांधा हुआ है लेट से। ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये कि जब मैं छोड़ूंगा ना, तो ये वापसी पीछे की तरफ आएगा, अचानक से पीछे की तरफ आएगा। अचानक से पीछे की तरफ, ये बिल्कुल अचानक से पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है? तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये वापसी खींच के क्यों आ रहा है? क्यों? इस वजह से आ रहा है कि जब ये छोड़ा गया तो इस पे जो फोर्स थी वो एक्ट कर रही थी इधर टेंशन। और अगर इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स एक्ट कर रही है और, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे लेट से और भी कोई फोर्स एक्ट कर रही है मेरे छोड़ने के बाद, टेंशन के अलावा, उनमें सबसे बड़ी फोर्स टेंशन है, तभी ऑब्जेक्ट को खींच के इधर लिया। ठीक है, तो अगर मैं एक और बेहतर एग्जांपल दूं, लेट्स से ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या लटका हुआ है ना, सही है, लेट्स से इसका वेट या नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है कितना, W इज इक्वल्स टू एम जी, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है टेंशन। ठीक है, अच्छा मैंने इसको नीचे लाया हुआ है, मैंने पकड़ के लाया हुआ उसको नीचे ना। ठीक है, समथिंग इज होल्डिंग द ऑब्जेक्ट डाउन। सही, ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आया जा रहा है। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट पासिस, ठीक है, मैं यहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल भैया पता है हमारे पास अगर लेट से फाइंड करना था एक्स, फाइंड एक्स, तो एक्स ढूंढने के लिए क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई ये मान लीजिए एल मल्टीप्लाई करके लैंडा वाला के डिवाइड हो, एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास एम जी एल इस तरह। ठीक है, तो इफ x is greater than mgl over x over lambda, सॉरी। ठीक है, देन अपवर्ड फोर्स, जो कि क्या है? टेंशन है। जो कि क्या है? टेंशन, इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स, जो कि क्या है? वेट। तो उस सूरत हाल में हमारे पास ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ आएगा तो उस वक्त इनिशियल उसकी स्पीड होगी, ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन, सॉरी, इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो होगी ऑब्जेक्ट, उसको कैसे ढूंढना जाएगा? हाँ पता है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन भैया का न्यूटन सेकंड लॉ, हमारे पास है फोर्स नेट इज इक्वल्स टू एम ए।
अब नेट फोर्स क्या होती है? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, या फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड। तो आप अपवर्ड डाउनवर्ड को देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंशन माइनस वेट। अपवर्ड क्या है? टेंशन। डाउनवर्ड क्या है? वेट। इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फिर इसको फाइंड कर लेंगे। हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारे पास, टेंशन कैसे निकलती है हमारे पास? लैम्डा एक्स एल माइनस वेट कैसे निकलता है? एम जी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, तो टेंशन माइनस वेट अपॉन एम, इस तरह की एक्सेलरेशन हमारे पास, इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इनिशियल एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारे पास जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा हमारे पास। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता रहेगा ना, एक्सटेंशन कम होती जाएगी, स्ट्रिंग की एक्सटेंशन कम होती जाएगी। तो उससे क्या होगा हमारे पास? स्ट्रिंग स्ट्रिंग की एक्सटेंशन कब तक कम होगी हमारे पास? ठीक है, एक्सटेंशन थोड़े थोड़े करके कम होती जाएगी, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो टेंशन की फोर्स होगी वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि टेंशन की फोर्स कम होती जाएगी तो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी कम होती जाएगी। अच्छा, जब टेंशन की फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी तब एक्सेलरेशन हो जाएगी जीरो। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब उसके ऊपर जाएगा तो अब वेट की फोर्स बड़ी, टेंशन की फोर्स छोटी है। ठीक है, अब क्या होगा? अब वेट की फोर्स बड़ी, टेंशन, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना, एक्सटेंशन कम होती जाएगी हमारे पास। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की एक्सटेंशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट की एक्सटेंशन वो होगी जिसमें टेंशन वेट बराबर है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जाएगा कि एक्सटेंशन अब कम हो गई, उस एक्सटेंशन से जिसमें टेंशन और वेट बराबर होता है, उस एक्सटेंशन से एक्सटेंशन जो अब है वो कम हो गई है, तो अब वेट ज्यादा हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट अब डीसेलरेट करने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगी, डीसेलरेट करने लगेगा, लेकिन अभी भी ऊपर आता रहेगा क्योंकि कुछ स्पीड है। ठीक है, कब तक ऊपर जाएगा? जब तक स्पीड जीरो हो जाएगी, जब तक स्पीड जीरो नहीं हो जाएगी। ठीक है, स्पीड जीरो नहीं हो जाएगी तब तक ऊपर आता रहेगा। बात क्लियर हो गई मेरी? ठीक है, अच्छा, तो हमें हमें ये समझना है, ठीक है, हमें ये समझना है, क्या समझना है? कि यार ऑब्जेक्ट डे मैक्सिमम हाइट का रीच करेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता रहेगा तो वो मैक्सिमम हाइट क्या रीच करेगा, हमें वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, हमें वो निकालना आना चाहिए। अब ये फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं वर्क एनर्जी मेथड। ठीक है, वर्क एनर्जी मेथड होता है हमारे पास। अब वर्क एनर्जी मेथड को हम किस तरह फाइंड करते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास थ्योरम क्या है हमारे पास। ठीक है, सेकंड, अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली फॉलो करता है एक लॉ हमारे पास, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लॉ बेसिकली कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई, है ना, नेचुरल उसकी अपनी फोर्स के अलावा, उसकी वेट के फोर्स के अलावा, वैसे तो खैर वेट का भी जिक्र नहीं, वेट का खैर जिक्र है, वेट फोर्स के अलावा, चलो बस मैं बोलूँ, वेट फोर्स के अलावा अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, मैं बहुत ही वेग और जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, जैसा काम मैथ्स है। अगर एक ऑब्जेक्ट पे अपनी वेट के अलावा कोई दूसरी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो उस सूरत हाल में उसकी जितनी भी इनिशियल एनर्जी होगी वो बराबर होगी उसकी फाइनल एनर्जी के। ठीक है, यानी कि एनर्जी इनिशियल, उसमें जितनी भी इनिशियल एनर्जी है ना वो बराबर होगी उसकी फाइनल एनर्जी के। एनर्जी फाइनल कहना है इसको। ठीक है, अब इनिशियल एनर्जी किस किस चीजों की होती है भाई? हमारे पास फर्दर मैकेनिक्स के अंदर तीन एनर्जीज है हमारे पास। ठीक है, तो कितनी एनर्जीज है हमारे पास? फर्दर मैकेनिक्स के अंदर तीन एनर्जीज है हमारे पास, सही है। हमारे पास है तीन एनर्जी, एक, दो, तीन। ठीक है, एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एक है हमारे पास पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह लें इसको, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल, ठीक है। और फिर लास्ट है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, ठीक है। तो मूवमेंट करते हुए जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, वो जितनी एनर्जी उसने यूटिलाइज कर ली है, जो मूवमेंट करते हुए एनर्जी जो यूटिलाइज कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मूवमेंट करते हुए जो यूटिलाइज हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ऑब्जेक्ट को जो ग्रेविटी खींच रही है और ऑब्जेक्ट नहीं खींच पा रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के कहीं रख दिया, अब ग्रेविटी उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि वो किसी चीज पे रखा हुआ है तो वो नीचे जा नहीं पा रहा, तो ग्रेविटी लेकिन उसको फिर भी खींचने की कोशिश कर रही है। तो वो जो उसमें एनर्जी अब स्टोर है, क्यों? क्योंकि अगर नीचे से कोई चीज हट जाएगी तो वो धड़ करके नीचे आ जाएगा। अगर जो नीचे चीज उसको रोकने के लिए रखी हुई है, नीचे रोकने के लिए जो चीज रखी हुई है उसके, ठीक है, इसके ऊपर वो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर वो चीज हटा दी जाएगी तो ऑब्जेक्ट धड़ करके नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या है, अभी एनर्जी स्टोर हुई हुई, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को खींचा है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को खींचा हुआ है और स्प्रिंग पे अटैच हुआ है, और स्प्रिंग इलास्टिक है, मैंने ऑब्जेक्ट को खींचा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं उसको पकड़ के रखा हुआ, छोड़ा नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जाने की कोशिश तो कर रहा है, स्प्रिंग है, इलास्टिक है, जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मैंने उसको पकड़ के रखा, मैं उसको जाने नहीं दे रहा, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, सही है। तो हमारे पास के ई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास mgh, ठीक है। एच होती है हाइट, एम होता है मास, ठीक है, जी है जी, और एच है हाइट, हाइट फ्रॉम बेस लाइन। हम सवाल में जो भी बेस लाइन कंसिडर करेंगे ना, उससे कितना ऊपर ऑब्जेक्ट है या कितना नीचे ऑब्जेक्ट है। अगर बेस लाइन से नीचे है ऑब्जेक्ट तो हाइट नेगेटिव होगी। हाइट नेगेटिव नहीं होती फिजिक्स के अंदर, सिर्फ मैथ में होती है हमारे पास, सिर्फ फर्दर मैकेनिक्स के अंदर हाइट नेगेटिव होती है, सिर्फ मैथ में नेगेटिव होती है, फिजिक्स में हाइट नेगेटिव नहीं होती, याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला तो ये फिजिक्स नहीं है। तो हमारी जो बेस लाइन होगी सवाल में, उससे जितना ऊपर ऑब्जेक्ट है तो वो उतनी पॉजिटिव हाइट होगी, उससे जितना नीचे ऑब्जेक्ट है उतनी नेगेटिव हाइट होगी हमारे पास। फिर हमारे पास ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अच्छा, के ई और जीपीई आप लोग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप लोग मैकेनिक्स के अंदर नहीं पढ़ते। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? लैम्डा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। अब ये एक्स क्या होता है, लैम्डा क्या होता है और एल क्या होता है, ऊपर हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो ये तीन एनर्जीज हैं हमारे पास। तो हम इससे ड्राइव, जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, इससे ड्राइव करते हैं हम, ठीक है। के ई इनिशियल प्लस जी पी ई इनिशियल प्लस ई पी ई इनिशियल इज इक्वल्स टू के ई फाइनल प्लस जी पी ई फाइनल प्लस ई पी ई फाइनल, ठीक है। ये तीन फाइन आपके पास इस तरह करके ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। इफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट, फ्रिक्शन एग्जिस्ट, अगर फ्रिक्शन, अब ये देखिए क्या है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है हमारे पास, सही है। और फ्रिक्शन कैसे निकाली जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू आर,
या इसको आप म्यू एन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये होती है फ्रिक्शन। एफ यहाँ फ्रिक्शन की बात हो रही है, फ्रिक्शन बनाती है। अब आर इज बेसिकली नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स होती है हमारे पास। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स किस तरह निकालते हैं भाई, और ध्यान से सुन लें। क्या है नॉर्मल फोर्स निकालने का तरीका? अगर ऑब्जेक्ट किसी चीज पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का वेट, जिस चीज पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट प्लस अगर उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाई जाए उसको दबाए जाने के लिए, वो माइनस कोई फोर्स लगाई जाए उसको ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट माइनस अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन नॉर्मल फोर्स किस तरह निकलती है? इफ ऑब्जेक्ट इज इन contact with something, ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, क्योंकि आगे जाके भी काम आएगा। नॉर्मल फोर्स कैसे निकालते जरा बता रहा हूं, आगे जाके भी काम आएगा, याद रखना। ठीक है, फोर्स इनटू द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट विथ समथिंग, कॉल इट ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, फोर्स इनटू ऑब्जेक्ट ए, सही है, किस पे से? फ्रॉम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी कह रहे हैं इसको, और ये ऑब्जेक्ट ए है। इफ ऑब्जेक्ट ए if object A is in contact with something, call it object B। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो गया हमारे पास? फोर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट A इनटू ऑब्जेक्ट B माइनस फोर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट A जो डायरेक्ट हो रही है, मैं इसको इंग्लिश में समझाने से बहुत तरीके से, जो डायरेक्ट हो रही है उल्टी डायरेक्शन में B के। ठीक है, तो कोई भी फोर्स जो A से और उसकी डायरेक्शन है B की तरफ, माइनस कोई भी फोर्स इसकी डायरेक्शन बी से अलग है, बी से बाहर की तरफ है। यानी कि अगर मैं इसको इधर दिखाऊं डायग्राम बना के, ठीक है, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ए, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट बी। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, तो एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे लगा रहा है, और एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी से दूर करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेट्स कॉल दिस फोर्स 1 एंड फोर्स 2। तो नॉर्मल फोर्स बराबर होगी, मैं वेट का जिक्र इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि फर्दर मैकेनिक्स में आगे जाके ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां वेट इस्तेमाल नहीं हो रहा होता हमारे पास। फोर्स 1 माइनस फोर्स 2, देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट बी में जा रही है उसमें से माइनस हो रहा है जो ऑब्जेक्ट बी में से के उलट डायरेक्शन में जा रही है। जो ऑब्जेक्ट ए से बी में फोर्स जा रही है ना, फोर्स 1 माइनस जो ऑब्जेक्ट बी की उलट डायरेक्शन में जा रही है ए में से,
ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, एक एक फोर्स, आसान से बताऊं, एक फोर्स है बहुत। अब मैंने थोड़ा इसको फर्दर मैकेनिक्स की जबान में समझाने की कोशिश की, अब मैं इसको आपकी आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी की से प्रेस करने की कोशिश कर रही है, और एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी से दूर करने की कोशिश कर रही है। तो प्रेस करने वाली फोर्स में से माइनस करवा देंगे दूर करने वाली फोर्स को, तो वो होती है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, हम इसको अपनी जबान में क्या लिखेंगे, अपनी जबान में इसको लिखेंगे भाई कि प्रेस नहीं, ये कौन सा कलर, कलर से कंफ्यूज हो गया मैं। प्रेस करने वाली फोर्स दूर करने वाली फोर्स। ठीक है, तो प्रेस करने वाली फोर्स में से माइनस करवा देंगे दूर करने वाली फोर्स को। ठीक है, ए को बी से चिपकाने वाली, प्रेस करने वाली जो फोर्स होगी उसमें से माइनस करवा देंगे दूर करने वाली फोर्स को, तो वो नॉर्मल फोर्स होती है, वो नॉर्मल फोर्स होती है। याद रखिएगा, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव में नॉर्मल फोर्स नहीं हो सकती, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो मैंने थोड़ा इसको समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली नॉर्मल फोर्स आप वेट होती है उसको ले लेते हो। फर्दर मैकेनिक्स में आगे जाके हमारे पास टॉपिक आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, और उसके अलावा एक चीज़ और आती है, तो उसमें थोड़ी परेशानी हो जाती है नॉर्मल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा चाहा कि मैं भी समझा दूँ। बहरहाल फ्रिक्शन के साथ निकलते हैं, म्यू मल्टीप्लाइड बाय, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब जरा मैं आया था, फ्रिक्शन एग्जिस्ट, इफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट, हमारे पास जो वर्क एनर्जी की इक्वेशन हो जाती है वो इस तरह हो जाती है कि एनर्जी एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऐसा निकलेगा कि फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्क डन फ्रिक्शन निकलता है हमारे पास, फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास फिर एनर्जी की हमारी इक्वेशन बन जाती है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, हमें थोड़ा सा इस पे से क्लैरिटी आ गई। तो फिर इसके जरिए हम डिफरेंट चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिर इसके जरिए फाइंड हो जाती है। जो चीज़ हमारे पास ऊपर जो बताई हुई हमने, जो ऊपर चीज़ें पढ़ी, जरिए फाइंड आउट नहीं होती, फिर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम के जरिए फाइंड आउट की जाती है। कि भाई अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक बात की थी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट क्या रीच करेगा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को खींचा हुआ है, दूर तक खींचा हुआ है, इतना खींचा है कि उसकी एक्सटेंशन इज ग्रेटर देन mgl/λ। ठीक है, फिर मास
where m is the mass of the object that is hanging below। तो उस अगर उससे क्या करते हमारे पास एक्सेलरेशन ग्रेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, हमने यहाँ पे जिक्र किया। तो एक्सेलरेशन होगी इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ आए एक्सेलरेट करेगा, तो वो कितना ऊपर आएगा, मैक्सिमम हाइट क्या रीच करेगा। वो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फिर हम क्या कर सकते यूज कर सकते हैं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर किस तरह यूज होता है वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो मैं समझाएगा। अभी हम सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सारी जो चीज़ें हैं उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज मुझसे मिस्टेक हो गई, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि होता ये है कि एनर्जी जो होती है अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है ना, फ्रिक्शन क्या करती है, फ्रिक्शन होती कब है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रगड़ खाते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रगड़ खाते हैं ना, तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो जाती है फिर हीट एनर्जी के अंदर, यानी कि वो एनर्जी अब लॉस हो गई है, खत्म हो गई है हमारे पास। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो, तो इसको एज इट इज हम बेसिकली लिख क्या रहे हैं, हम बेसिकली लिख रहे हैं कि हमारे पास एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो उस हीट एनर्जी को हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन कहते हैं। उस हीट एनर्जी को क्या कहते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ इनिशियल एनर्जी जो थी वो अब इस हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन हमने दूसरी बात है कि फिजिक्स पढ़नी नहीं है, हमने तो मैथ्स पढ़नी है भाई। ओके जी, जरा पहले सवाल देखते हैं हमारे पास। सही, पास पेपर टाइप क्वेश्चन। A particle P of mass 2 kg is attached to one end, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ये m दिया हुआ है, is attached to one end of a light elastic spring of natural length 0.8 मीटर। ठीक है, 0.8 मीटर ये नेचुरल लेंथ है, L है हमारे पास। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 50 न्यूटन, ये क्या है हमारे पास, लैम्डा है। ठीक है, सेकेंड, find the extension of the spring when P is in equilibrium on the plane। equilibrium on the plane पे हमारी एक्सटेंशन क्या होगी। तो equilibrium on the plane होने का मतलब ये है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था कि equilibrium on the plane होने का मतलब क्या होगा, ये देखो, weight is equals to tension। ठीक है, यही हो रहा है ना, particle P of mass 2 kg is attached to one end of a light elastic spring of natural length 0.8 meter and modulus of elasticity 50 Newton। The other end is of the spring is attached to a fixed point O on a smooth plane inclined at 30 degree to the horizontal। ठीक है, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या देखो, इस डायग्राम बनाएंगे। एक प्लेन है विच इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। वाओ, क्या प्लेन है, ये आ गया प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस पे हमारे पास एक पॉइंट पे, ये बोला ना, पार्टिकल P है और फिक्स पॉइंट O पे लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये आ गया पॉइंट O। इस पे एक स्ट्रिंग अटैच हुआ हुआ है और इस स्प्रिंग पे अटैच हुआ हुआ है पार्टिकल P। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल P है ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, पार्टिकल P जो है वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही हो रहा होगा, पार्टिकल P इधर जाने की कोशिश कर रहा है। अब पार्टिकल P क्योंकि इधर जाने की कोशिश कर रहा है, स्प्रिंग इसको इधर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आ गया स्प्रिंग की टेंशन, ये आ गई हमारे पास टेंशन। तो इधर ये जो P जो फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, क्यों, क्योंकि जरा ध्यान से मेरी बात सुने, P जो डायरेक्टली ब्लो फोर्स लगा रहा होगा ना, ये होगी हमारे पास वेट, ये होगा हमारे पास वेट। ठीक है, और इसका मास कितना है
मास है हमारे पास 2 kg, तो 2 × 10 = 20 न्यूटन, ये वेट है हमारे पास। सही। जो ये फोर्स लग रही है ना, ये हम कैसे निकालेंगे जरा देखें। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे यूं करके, यूं करके ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल के अंदर, और ये हर ट्रायंगल की बात होगी, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जो है ये हो गई हमारे पास वेट। ठीक है। तो जो ये वाली साइड हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास, ये वाली जो साइड है ये हो जाएगी हमारे पास वेट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। जब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली साइड मालूम करनी होती है, तो आप अपने हाइपोटेन्यूज को एंगल के साइन से मल्टीप्लाई करवा देते हो। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ये। तो हमारे पास फिर ये फोर्स निकल आएगी, जो ये वाली फोर्स है वो निकल आएगी। तो ये वाली फोर्स कितनी निकल आएगी हमारे पास, ये वाली फोर्स निकल आएगी W sin 30, W sin 30। मिनट, ये वाली जो फोर्स है वो आ जाएगी W sin 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 30 डिग्री था तो वो भी 30 डिग्री होगा हमारे पास। तो ये फिर हमारे पास बराबर हो जाएगा, वेट कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30। ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास भाई, बोलेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, 10 आ जाएगा। 10 आ गया हमारे पास ये। ठीक है। तो पीछे खींचने वाली फोर्स क्या है, 10 है, और आगे खींचने वाली फोर्स क्या है, टेंशन। ठीक है। क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि टेंशन बराबर हो जाएगी 10 न्यूटन के। अब टेंशन का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास लैम्डा एक्स ओवर एल, ये बराबर हो जाएगा 10 के। लैम्डा होता है मॉड्यूलस, अब मॉड्यूलस कितना है हमारे पास 50, तो हो जाएगा हमारे पास 50, और एक्स क्या होती है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हमें मालूम करनी है। और इसकी नेचुरल लेंथ क्या थी हमारे पास, एल नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ 0.8 हो जाएगा, 0.8 इज इक्वल्स टू 10। अभी 0.8 वहां देकर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 वहां देकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 0.16। एक्स आ जाएगा, टेंशन नहीं, एक्स आ जाएगी 0.16 मीटर। ठीक है, मीटर में ही बात हो रही थी यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे 0.16 मीटर। ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जरा बात करते हैं आगे क्या कह रहे हैं। द पार्टिकल P is pulled 0.5 मीटर डाउन द प्लेन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ P व्हेन इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात क्लियर हो गई मेरी। एक बात याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन करता है, इट इज एट मैक्सिमम स्पीड। क्या है, मैक्सिमम स्पीड कहलाई जाती है ये, इसको मैक्सिमम स्पीड भी कहते हैं, लफ्ज याद रखना है। मैक्सिमम स्पीड का मतलब होता है कि द ऑब्जेक्ट हैज पास्ड थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। हुक्स लॉ के टॉपिक की बात हो रही है। तो ये हमारे पास पार्ट ए हो गया। चला पार्ट बी की बात करते हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट वहीं पर ही है ना हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमारे पास 30 डिग्री इंक्लाइनेशन पे ही है। ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया O, पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे ये O। अब इससे स्प्रिंग जुड़ा हुआ है यहाँ पे,
और इस स्प्रिंग को खींच लिया गया है। स्प्रिंग मुझसे बंद नहीं रहा। इस स्प्रिंग को जो है वो हमारे पास खींच लिया गया है, ठीक है। अब स्प्रिंग को कितना खींचा गया है? 0.5 मीटर डाउन द प्लेन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी? अगर याद करें आप लोग, तो भाई इसकी नेचुरल लेंथ थी हमारे पास 0.8, ठीक है। इस जब ये इक्विलिब्रियम पे था तो इसमें इसकी एक्सटेंशन क्या थी? हमने बोला जब ये इक्विलिब्रियम पे था तो उस वक्त इसकी जो एक्सटेंशन थी वो थी 0.16, और फिर इसको और कितना खींच लिया? उन्होंने बोला और खींच लिया है 0.5, और खींच लिया है 0.5। तो ये टोटल कितना हो गया? तो टोटल लेंथ हो गई हमारे पास, उन्होंने बोला है ना कि 0.5 बिलो इट्स 0.5, क्या लिखा हुआ है देखें, 0.5 डाउन द प्लेन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कहां पे था? हमने बोला भाई 0.8 नेचुरल लेंथ थी और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उस पे 0.16 की एक्सटेंशन थी, ठीक है। और फिर उसके बाद 0.5 खींचा है, तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 0.8 प्लस 0.16 प्लस 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास फिर 0.8 प्लस 0.16 प्लस 0.5, ये अब हो गई है इसकी टोटल लेंथ, ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन कितनी है? ना बोला भाई एक्सटेंशन जो है ना वो तो सिर्फ जो भी नेचुरल लेंथ से ऊपर होगा वो होगी, यानी कि 0.16 प्लस 0.5 यानी कि 0.66, ठीक है, 0.66 ये हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जरा कि अब हमने सॉल्विंग किस तरह करनी है, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल के अंदर हमें यूज करना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमें यहाँ पे यूज करना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूवमेंट में है। तो जनरली जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होगा तो हम क्या यूज कर रहे हैं? हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज ए स्मूथ प्लेन, ठीक है। इट इज ए स्मूथ प्लेन। देखिए लिखा हुआ है सवाल में, देखें ये लिखा हुआ है स्मूथ प्लेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें बगैर फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बगैर फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे भाई जब ऑब्जेक्ट को छोड़ा उस वक्त ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट पे था। ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट पे था। क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। हम बोलेंगे भाई ऊपर आ गया बहुत ज्यादा, अच्छा। काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो हो जाएगी जीरो, ठीक है। जहां ऑब्जेक्ट है अभी, जहां से वो छोड़ा जाएगा, हम इसको कंसिडर कर लेंगे अपनी बेस लाइन। हम बोलेंगे ये हो गई बेस लाइन। क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस लाइन पे है, ऑब्जेक्ट क्या है? बेस लाइन पे है, तो हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये भी क्या हो जाएगी? इनिशियल जीरो। क्योंकि इसकी हाइट क्या है? जीरो। ऑब्जेक्ट ना बेस लाइन से ऊपर है ना बेस लाइन से नीचे है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, मूवमेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है अभी, अभी छोड़ा जाएगा, अभी छोड़ा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन है तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जरा निकाल लेते हैं इनिशियल, वो आ जाएगी हमारे पास लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर। लैम्डा कितना था? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई यहाँ पे, लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर 2l, ठीक है। तो लैम्डा था हमारे पास ऊपर 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू एक्सटेंशन कितनी है अभी? अभी एक्सटेंशन है 0.66 इंटू 0.66 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 इंटू नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ है इसकी 0.8, इसको सॉल्व कर लेंगे।
देखा 50 इंटू 0.66 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.8, ठीक है, आ जाएगा हमारे पास 13.6125 एग्जैक्ट ये आ रहा है, इसके आगे कोई डेसिमल वैल्यू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। जब ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ा, ठीक है, तो अब वो कहां पे आ गया, उन्होंने बोला है भाई पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो वो उसने कितना वर्टिकली कितना, अब यहाँ पे एक खास बताने वाला हूं कि जो हाइट होती है ना, हाइट ये होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन। क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन, हाइट होती है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन। तो बेस लाइन जो है, अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस देखें, हमने बोला ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो क्या है, वो अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, नहीं सॉरी गलत बोल दिया, गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी, उन्होंने बोला पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो यहाँ पे है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 0.16 जब खिंचा हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम पे है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये जो चीज है ना, ये यहां से लेके ये जो एरिया है, ये वाला यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये इक्वल टू 0.5 मीटर है, क्योंकि स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ है, 0.5 मीटर खिंचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो, अब ये ट्राइंगल देखिए किस तरह का बन रहा है, ये इस तरह का एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, क्या शेप बन रही है, देखिएगा कि ये हमारे पास 30 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास 5 मीटर, सॉरी ये 5 मीटर, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? हम बोलेंगे भाई, जब अभी पढ़ा, एंगल दिया हुआ हो, एंगल के सामने वाली साइड मालूम करनी हो, तो हाइपोटेन्यूज को एंगल के साइन से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू साइन 30 डिग्री, तो 5 इंटू साइन 30 हो जाता है हमारे पास 2.5। तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली कितना ऊपर गया? 2.5 मीटर ऊपर गया। ऑब्जेक्ट वर्टिकली कितना ऊपर गया है, जरा यहां पे देखें भाई, हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक्सटेंशन कितनी है, हमने बोला ऑब्जेक्ट की जो टोटल एक्सटेंशन है ना, वो हमने निकाल ली थी, वो कितनी थी भाई हमारे पास? 0.66, ठीक है, 0.66। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ऊपर आया होगा? वो आया सिर्फ ऊपर इतना 0.5, ठीक है, ऑब्जेक्ट केम अप 0.5, सिर्फ इतना ऊपर आया है, ठीक है। तो अगर वो इतना ऊपर आया, अगर ऑब्जेक्ट इतना ऊपर आया, सही है, तो हम ये बोलेंगे भाई उसने वर्टिकली कितना ऊपर आया। हमें क्या देखना है कि वर्टिकली कितना ऊपर आया। अगर हमें जानना है कि वो जो भी डायगनली, अगर डायगनली 0.5 मीटर ऊपर आया है, तो वर्टिकली कितना ऊपर आया, तो उस डायगनल को मल्टीप्लाई करा देंगे जो हमारे पास कितने कितने डिग्री पे टिल्ट हुआ है, 30 डिग्री पे ना, इस 30 डिग्री का साइन से, तो हमारा आ जाएगा 2.5 मीटर। देखिए वर्टिकली ऑब्जेक्ट, वर्टिकली जो ऑब्जेक्ट ऊपर आया है वो आया है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो यहाँ पे हो सकता है होपफुली बात क्लियर हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल, वो हो जाएगी mgh, यानी कि मास आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, मास कितना था भाई? मास था 2 kg, m g h, h आ जाएगा हमारे पास हाइट, तो वर्टिकली कितना पर आया है? 2.5 मीटर, ठीक है, mgh। तो
2 × 10 × 2.5 हो जाएगा हमारे पास 50 हो गया ये। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्या ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन है अभी भी? हाँ है, इक्विलिब्रियम पे उसमें 0.16 की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो अब उसमें ये हो जाएगा हमारे पास 50 × 0.16, और मैंने एक चीज़ लिख दी यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ें सही लिखी जाए, ताकि बाद में अगर कोई नोट्स को यूटिलाइज करता है तो उसके लिए पेपर चाहिए ना। टोटल लेंथ इज एक्चुअली 1.46 मीटर। स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 इंटू नेचुरल लेंथ यानी कि 0.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना भाई? 50 × 0.16 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल किस तरह निकल आएगी? मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालने का जो फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 mv²। अब v होगी उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड उस पॉइंट पे, यही तो ढूंढनी है हमें, यही तो ढूंढनी है हमें। तो हमारे पास 1/2 m की जगह आ जाएगा 2 मास वेलोसिटी स्क्वायर्ड, v की जगह कुछ भी नहीं आएगा, तो हो जाएगा हमारे पास सिर्फ v²। ठीक है, तो सारी इनिशियल एनर्जीज को प्लस कर लेंगे। हमने बोला भाई हमारे पास के ई इनिशियल प्लस जी पी ई इनिशियल प्लस ई पी ई इनिशियल इज इक्वल्स टू के ई फाइनल प्लस जी पी ई फाइनल प्लस ई पी ई फाइनल। तो ये हो जाएगा 0 + 0 प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी हमारे पास? 13.6125, 25 ये हो जाएगी हमारे पास, सही है। इज इक्वल्स टू v² और प्लस जी जी पी यहाँ पे, ठीक है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमारे पास कितनी है? 0.8। एक सेकेंड, मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे? Let me think. ओके, अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। आई थिंक मैं जो मिस्टेक कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ये हो सकता पहले लोगों ने पकड़ भी ली होगी मिस्टेक। ये 0.25 होगा, है ना, क्योंकि ये 0.5 है हमारे पास, ये 0.5 मीटर है। देखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो देखा 0.25, 0.25। तो यानी कि हमारे पास जीपी के अंदर हम यूज करते हैं ना इसको, तो ये 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 × 10 × 0.25 हो जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 5, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 5। अच्छा, 5 + 0.8 यहाँ पे आके 13.6125 से क्या देगा? माइनस हो जाएगा। 13.6125 माइनस 5.8 जो हो जाएगा हमारे पास 7.8125, यानी कि v² इज इक्वल्स टू 7.8125। वहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास, v बराबर हो जाएगा 5√5/4 इस तरह।
ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, व्हेन इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यही हमारी क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड भी इसको कहते हैं, इसको मैक्सिमम स्पीड भी कहते हैं। तो हमने ऐसे सवाल देखा जहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें यूटिलाइज हुई। होपफुली क्लियर हुआ होगा सवाल, मुझे बहुत उम्मीद है कि सवाल क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो दोबारा देखने की कोशिश, कुछ नहीं जाए दोबारा देखने में, आप ही को फायदा होगा। ठीक है, बहरहाल तो एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास सारी। हमने एक क्वेश्चन भी देखा, हमने बोला कि हमारे पास किस तरह एप्लीकेशन होती है, किसकी एप्लीकेशन होती है, हमारे जो फोर्सेस का फॉर्मूला है उसकी, और हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है उसकी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि बाकी और कितनी तरह के क्वेश्चन है जो किए जा सकते हैं, और भी तरह के डिफरेंट का बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, तो उससे ये होगा फिर कि एग्जाम आप लोगों को करते हुए, जब आप एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे खुद, तो आप लोगों को फिर बहुत आसानी होगी।